हेलो स्टूडेंट्स, आपने फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट पढ़ा। फोर्स ऑन कर्व्ड कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ लूप, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसी रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज़ करेंगे हम लोग। जो डिवाइस होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल होते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जब होता है तो उस पर टॉर्क लगते हैं। अब आइए कितना होता है टॉर्क, हम इसका पता लगाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर 4 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो नाउ हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क। टॉर्क टाउ, टाउ से डिनोट करा टॉर्क को, ऑन अ रेक्टेंगुलर coil, rectangular coil of length L, coil की लेंथ लिया हमने L, breadth B, breadth को लिया B, having number of turns n, carrying current I in a uniform magnetic field, इसको हम B से डिनोट कर लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे। जितने टर्म्स हम लोग लिख लिए, कॉइल की लेंथ ले लिया L, ब्रेथ कॉइल की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है कॉइल की, उसको ले लिया हम लोगों ने B, एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n, कॉइल में n टर्न्स होंगे, n टर्न का कॉइल ले रहे हैं। कैरिंग करंट I है, और कॉइल जो है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B रखेंगे कॉइल को। नाउ अब इसके फिगर ड्रॉ करेंगे। इसके जो फिगर हैं, अभी हम लोग इनिशियली जो कॉइल की प्लेन है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग रखेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम अभी लेने जा रहे हैं इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। आइए बच्चों, ये हमने लिया एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगल लिया हमने, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये हमारा। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल हैज लेंथ L, लेंथ को L बोला। जो ब्रेथ है इसका ब्रेथ B, और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आप और भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इसमें करंट दे रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिधर देना चाहे दे लीजिए। सपोज हमने इसमें दे दिया करंट I, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I फ्लोज इन द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब टॉर्क निकालना है तो कॉइल के जो ईच साइड्स हैं, पहले उस पर फोर्स का पता लगा लें। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया, अब फोर्स का फार्मूला, मान लीजिए कि ये कोई L लेंथ की कंडक्टर है, जो आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा। और यदि आपको कभी लेक्चर की ज़रूरत हो, भाई तो मान लीजिए कि आप पहले की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अटेंड किए हैं, और आपको थोड़ी सी भी परेशानी लगने लगे, तो फिर आप YouTube पर जाइए और टाइप करिए ठाकुर सर, आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। उसमें से आप पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर और भी 11 क्लास का भी
लॉज ऑफ मोशन में फोर्स यूज किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वेक्टर वगैरह जहाँ भी दिक्कत हो आप हैशटैग ठाकुर सर यूट्यूब पे टाइप करके और आप जो है अपना देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट निकाल के जो भी लेक्चर देखना हो देखिए। तो एल लेंथ की एक स्ट्रेट कंडक्टर, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जो है आई, नाउ मैग्नेटिक फील्ड यदि बी है, इनके बीच डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच यदि एंगल थीटा है, स्मॉल एंगल थीटा है, तो फिर आपने जो देखा कि फोर्स ऑन कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ एल, उस पर फोर्स क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। चलिए ऐसे आप जानते हैं, फिर भी मैं हिंट कर दिया हूं देखने के लिए। आइए फोर्स निकालते हैं पहले अपर एंड लोअर साइड्स पे, इन दोनों पे फोर्स निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन अपर एंड लोअर sides of the coil are zero। अब क्यों जीरो है पहचानिए। करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों सेम हैं। यदि बी और आई सेम डायरेक्शन में हो गया, थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। सिमिलरली बी और आई अपोजिट डायरेक्शन में है, लोअर साइड पर फोर्स निकालेंगे, बी और आई अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री होगा। यदि आई और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, थीटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0 एंड सो आर 0। थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देते हैं। इट इज ड्यू टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर अपर साइड and theta equal to 180 degree in lower side in equation F equal to I L के जगह P, इस साइड की लेंथ B है एंड सो जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर जो हमारा है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, इसके लिए यहाँ पर L के लिए ये लेंथ B हो गया, तो L के जगह पर B ले लेंगे। I B मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया I, L के जगह पर B मैग्नेटिक फील्ड B एंड साइन थीटा में थीटा 0 डिग्री, फोर्स 0 ऑन अपर साइड, थीटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 एंड सो फोर्स लोअर साइड पर भी क्या हो गया, 0। अब अपर साइड लोअर साइड पे फोर्स मिला हमें 0। अब LHS RHS पर देखते हैं फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाइल। अब इसको निकालते हैं। F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को F से नोट कर लिए, अब चाहे तो यहाँ भी बोल दीजिए F। अब ये F इक्वल टू क्या होगा, LHS पर पहले देखिए, LHS पर लेंथ L है, नाउ I करंट I, L मैग्नेटिक फील्ड B, साइन, अब थीटा के जगह पे क्या होगा, करंट के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच की जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच के एंगल थीटा 90 डिग्री एंड सो साइन 90 डिग्री। अब यदि कॉइल में लूप में 1 टर्न होगा, एक टर्न होगा, एक बार आवेगा L, एक बार फोर्स निकलेंगे F। यदि 2 टर्न हो गया तो 2 बार ये लेंथ आवेगा, तो 2 बार इस पे फोर्स F निकलेंगे, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स LHS पर क्या लेंगे, F प्लस F, 2F हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम रख रहे हैं एंड सो यदि n टर्न्स हैं देन लेंथ ये L, n बार आवेंगे तो n बार इस पर फोर्स होगा एंड सो
एफ प्लस एफ प्लस एफ एन बार ऐड करेंगे तो क्या होगा एन एफ, एंड सो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार लेंथ लेने पर फोर्स आई एल बी साइन थीटा हुआ, तो एन बार यदि एन टर्न है तो एन बार लेंथ आवेगा, एंड सो एन टाइम्स फोर्स को बढ़ा लेंगे। नाउ दिस इक्वल टू एन आई एल बी। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड निकल गया है, दोनों साइड पे सेम है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जहां पढ़े हैं वहीं पर हम लोगों ने सीख लिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। तो फोर्स ऑन कंडक्टर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेस्ट होता है। ठीक है, 3D रूल है, इसको यूज करिए। चलिए यूज करते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में, जैसा कि हमने सिखाया था आपको यूज करने का तरीका भी, कि पहले इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है इसको बी के डायरेक्शन में कर लीजिए पहले, उसके बाद मिडिल फिंगर एंड थंब 90 डिग्री तक खोलिए। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। एक्चुअली 1 2 3 ये तीनों एक्सिस है आपका, एक्स वाई जेड जो भी सपोज करें, 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्चुअली। तो फिर बी के डायरेक्शन में कर दिया इंडेक्स फिंगर को, उसके बाद में मिडिल फिंगर को कर दीजिए करंट के डायरेक्शन में। देखिए थंब गया नीचे के तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन। अब ये डाउनवर्ड हो गया, इसको हम क्रॉस से डिनोट कर ले हैं, इनवर्ड हो गया, क्रॉस से डिनोट कर ले रहे हैं। एंड फोर्स की मैग्नीट्यूड है एफ, बगल में मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब राइट हैंड साइड पे फोर्स की डायरेक्शन को चेक करिए फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड बी, मिडिल फिंगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी को इंडेक्स फिंगर से दिखाया, करंट को मिडिल फिंगर से दिखाया, थंब आ गया अपवर्ड, एंड सो थंब से फोर्स दिखाते हैं परपेंडिकुलर अपवर्ड या कहिए आउटवर्ड, आउटवर्ड द पेपर। आउटवर्ड द पेपर फोर्स को आप कैसे दिखाएंगे, इसको डॉट से दिखा लेते हैं। ये डॉट, दैट मीन्स की ये हो गया फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स इनवर्ड मिला, राइट हैंड साइड पे फोर्स आउटवर्ड मिला। अब बच्चों इस फोर्स को जरा लगा करके देखिए अपने कॉइल पर, अपने लूप पर देखिए लगा करके क्या होता है। ठीक है, तो जरा मैं आपको दिखाता हूं लगा के। ये हमारी ये डायरी है, इसको समझ लीजिए, इसी डायरी को समझ लीजिए कि ये लूप है, ये लूप है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स अंदर की तरफ लगाइए, राइट हैंड साइड पर फोर्स बाहर की तरफ लगाइए आउटवर्ड, और लगा के देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड को अंदर अंदर ढकेलिए, अंदर की तरफ फोर्स लगाइए लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर फोर्स लगाइए बाहर की तरफ। तो देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे रोटेट करने लगा अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कॉइल। ये एक्सिस हो गया, ये मेरे फिंगर को एक्सिस समझ लीजिए, या मैं पेन को एक्सिस बना देता हूं, ऐसे एक्सिस सपोज कर लीजिए, इसके अबाउट कॉइल ऐसे घूमने लगा है, रोटेट करने लगा। अब रोटेशन हो रहा है तो पक्का है कि टॉर्क लग रहा है। अब ये टॉर्क, ये जो टॉर्क है, अब इस टॉर्क को पहचानिए थोड़ा। 2 फोर्सेस, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, एंड सो ये बना दिया कपल। अब ये जो कपल बना दिया, ये कपल कॉइल को रोटेट करा सकता है, इधर रोटेट करा सकता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट करा सकता है about an axis passing through center of mass of the coil and parallel to the length। चलिए तो मेंशन कर दीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। देखिए मैं बोलता हूं ऑन LHS and on RHS are inward and outward the plane of paper. So both forces form a couple which can rotate
the coil about an axis parallel to the length of coil. अब इस कपल का हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे. यही टॉर्क होगा, टॉर्क ऑन कॉइल. आइए अब टॉर्क निकालते हैं कपल का. ड्यू टू दिस कपल जो टॉर्क है मेंशन कर देंगे. टॉर्क इनसाइड ब्रैकेट टाउ लिख लें. टॉर्क ऑन द coil, torque on the coil due to this couple is tau equal to one force, magnitude of one force into perpendicular distance between the lines of action of forces. अब जरा गौर से देखिए, एक फोर्स का लाइन है ऐसे इनवर्ड, दूसरे फोर्स का लाइन ऐसे है आउटवर्ड. दोनों फोर्स के लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां की डिस्टेंस, बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर इनवर्ड है फोर्स की डायरेक्शन. ये जो फोर्स है आउटवर्ड, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक ये b है. एंड सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कपल का टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस. ले लीजिए. अब यहां से रखते हैं फोर्स की वैल्यू. दिस इक्वल टू एन आई एल बी इनटू बी. अब लेंथ और ब्रेथ को एक जगह कर देंगे तो फिर ये एन आई एल बी एक जगह कर दे रहे हैं इनटू बी. नाउ दिस इक्वल टू एन आई ए बी. अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन जो हमें मिला है, इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है? जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा. लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इनसाइड द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की अंदर की ये जो एरिया है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया. तो मेंशन कर दीजिए व्हेयर L into B, length into breadth equal to A is area inside the coil. क्या हो सकता है? मान लीजिए कि कोई लूप हो, तो कॉइल लूप जो भी हो, एक लूप का एरिया, एक कॉइल का एरिया. तो यहाँ पर कॉइल के अंदर की एरिया है, लूप के अंदर की एरिया है. अब ये जो इक्वेशन है हमारे सामने, सेम इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. बिल्कुल इसी को यूज करना है, इसको याद रखिएगा. MCG मूविंग का गैल्वेनोमीटर आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. अब इस इक्वेशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में इसको ला रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट केसेस में हम लोग को प्रॉब्लम करना है. तो इसको जनरलाइज करने के लिए अब मैं एक तरीका अप्लाई कर रहा हूं जो बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा सुटेबल तरीका आपको दिखेगा. टाउ इक्वल टू एन आई ए बी. अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया साइन 90 डिग्री से. साइन 90 डिग्री 1 होते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किए, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. अब मैं लिख रहा हूं इसको टाउ वेक्टर इक्वल टू एन आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अब जरा इस पर गौर कर लीजिए, ये मैंने कैसे लिख दिया, इसको किस तरीका से कैसे लिखा हमने, तो गौर करिएगा. आपने पढ़ा था गॉसेस लॉ के समय, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे खड़ा करिए अपने नोटबुक पर पेन को ऐसे खड़ा करिए परपेंडिकुलर बी के साथ. देखिए कितना एंगल देख रहे हैं, 90 डिग्री. तो बी के साथ ये जो हमने पेन खड़ा किया, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गया, पेन का डायरेक्शन. बी के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ए बी साइन थीटा का फॉर्म है ये. एंड सो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. लेकिन एक साइड यदि वेक्टर लिखते हैं, दूसरे साइड भी वेक्टर लिखेंगे, कोई यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है. वन साइड वेक्टर आपने लिख दिया, दूसरे साइड को वेक्टर कर दीजिए. अब इस समय 90 डिग्री का कंडीशन हमारे सामने है, ठीक है.
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यही बात आपको दिखाई पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रखा जाता है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। क्यों रखा जाता है? तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मैक्सिमम जब होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी बड़ा होगा। जब टॉर्क की वैल्यू बड़ा होगा तो आपके कॉइल जो है आसानी से रोटेट करेगा। एंड सो एमसीजी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थीटा को रखते हैं 90 डिग्री, एरिया वेक्टर बी के बीच एंगल को रखते हैं 90 डिग्री। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में हम ले जा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि कॉइल को थोड़ा हम टिल्ट कर दें, रोटेट कर दें। यदि कॉइल को थोड़ा आपने टिल्ट कर दिया, रोटेट कर दिया, तो बी के साथ में जो परपेंडिकुलर है ये भी रोटेट कर जाएंगे। जैसे फिर से मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा कॉइल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। यदि कॉइल को रोटेट करा दिया, थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया यदि, तो देखिए बी के साथ में एंगल अब 90 डिग्री अब नहीं रह गए। तो फिर एनी एंगल थीटा पर यदि परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर बी के साथ है तो टॉर्क हम क्या करेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो अच्छी तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 ऑनवर्ड्स, तो फिर मेंशन कर दीजिए इफ a smaller angle between a area vector मतलब perpendicular to the plane of the coil, या फिर कोई लूप हो और लूप भी लिख लीजिए। एक स्मॉलर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर के लिए, जैसे मैं पेन को खड़ा कर दिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे खड़ा कर लीजिएगा हमेशा कॉइल के प्लेन पर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थोड़ा ठीक से देखना होगा आपको प्रॉब्लम में, और बाकी कुछ नहीं रहता है। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे मैंने पेन को खड़ा कर दिया, आप ऐसे खड़ा कर लीजिएगा। बी के साथ में एंगल देख लेंगे। अब ये एंगल का मैं नाम रख रहा हूं एज थीटा, मतलब स्मॉलर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द कॉइल इज थीटा। देन बाय इक्वेशन 2 से अब देखिए कि हमें क्या मिलता है, टॉर्क। इक्वेशन 2 को हम यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 से हमें मिल जाएंगे टॉर्क का मैग्नीट्यूड टाउ इक्वल टू एन आई ए बी और ए क्रॉस बी। अब क्या होगा? ए बी साइन थीटा। अब ये देखिए जनरल इक्वेशन तैयार हो गया। इस इक्वेशन से आप सारे प्रॉब्लम टॉर्क का कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में इसको बोल दे रहा हूं ना। अब इस समय जो टर्म देख रहे हैं आप इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 में, अब उस टर्म के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। टॉर्क का इक्वेशन तो यहीं तक आ गया आपको, बट अब कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशन में ये जो टर्म है NIA, इसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं। M वेक्टर इक्वल टू NIA वेक्टर। अब क्या है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले लिख लें, फिर M का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ M, एक एक वेक्टर दोनों साइड है, एरो हटाइए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा NIA। पहले तो इसको हम ब्लॉक कर लें, इक्वेशन 5 बोल दें, और ये इक्वेशन 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसलिए इसमें टिक भी लगा रहा हूं, याद रखिएगा। इसको बहुत यूज करेंगे आप लोग मैग्नेटिज्म में। अब ये टर्म है क्या, इसको पहचान लीजिए। पहले थोड़ा इसका यूनिट दिखाता हूं मैं आपको। n तो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर हो गया 10 टर्न 20 टर्न जो भी हो, 100 टर्न, ये तो नंबर हो गया। I एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए कि आपके लूप के पास में, कॉइल के पास में आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मेंशन कर दीजिए
where m vector is called magnetic dipole moment. This is magnetic dipole moment. Magnetic, पूरा करिए सेंटेंस को, is called magnetic dipole moment of the coil, या फिर लूप लिख लें। मान लीजिए कि 1 टर्न का लूप होगा तो कुछ नहीं, n की जगह 1 ले लेंगे हम, n टर्न का कॉइल है तो फिर जो n का वैल्यू होगा हम उसको रखेंगे। तो जो m वेक्टर है दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, p वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास में होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मैग्नेटिक डाइपोल के पास में होता है। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये एक मैग्नेट का ठीक उसी तरह का प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रॉपर्टी है। मतलब यदि कहीं पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो फिर वो जो सिस्टम है आपका वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह बर्ताव करेगा। वो लूप, वो कॉइल जिसमें कि करंट होगा, एंड सो करंट इन अ कॉइल, करंट इन अ लूप हैज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड सो द लूप कैरिंग करंट इज अ मैग्नेट। एक करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेट होता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा m इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल और लूप। अब इसके यूनिट जैसा कि हमने आपसे बात कर लिया, तो यूनिट इसका क्या होगा, तो इट्स यूनिट लिख लीजिए, इट्स यूनिट यानी m का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, जहां से भी देखें ये वेक्टर फॉर्म है, ये उसी का मैग्नीट्यूड है, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया इसका। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में पुट करिए इसको, तो फिर बाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों में यदि पुट कर दें हम NIA के जगह पर m वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इक्वेशन इसको 6 बोल दे रहा हूं। नाउ इक्वेशन 3 में पुट करें तो टाउ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, NIA की मैग्नीट्यूड, ये है m b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए कि आपने जो डाइपोल पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जरा वहां पर सोचिए क्या आया था। चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूं। हम लोगों ने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस Q माइनस Q जब लिए एंगल थीटा पे, देन वहां पर हमें इस पे टॉर्क मिला था टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E एंड टाउ का मैग्नीट्यूड P E साइन थीटा। अब देखिए बच्चों जरा कंपेयर करिए, इससे इसको कंपेयर करिए, क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह B मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये भी इक्वेशन MB साइन थीटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। अब आप इस बेसिस पर कह सकते हैं कि जो ये लूप है हमारा, इस लूप के पास में डाइपोल का प्रॉपर्टी है, बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। जब इसकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि डाइपोल की तरह आ रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, तो दूसरा डाइपोल हमारे पास में कौन है, मैग्नेट है। मैग्नेट हैज 2 पोल्स, मैग्नेट के पास एक पोल कभी नहीं होता है, मैग्नेट के पास में 3 पोल भी कभी नहीं होता है।
मैग्नेट जो होता है ये डाइपोल होता है। एंड सो अ लूप कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ बर्ताव करता है, ठीक है। एंड सो आगे अब आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें टॉर्क आपको बोलते हैं, आप इसको यूज कर लीजिए, इससे निकाल लीजिए टॉर्क, या फिर आपको जैसे भी अपना लगे इक्वेशन 2, 3 यूज करना, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज करेंगे। और इसके अगला जो चैप्टर 5 आ रहा है उसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे, उसमें बिल्कुल यही सेम इक्वेशन वहां पे हम यूज करने जा रहे हैं। अब आप एक बात यहां पर मेंशन करके रख लीजिए, हेंस अ कॉइल और लूप carrying current behaves as a magnetic dipole, सीधे भी मैग्नेट बोल सकते हैं, मैग्नेट तो दो पोल का होता ही है, लिख दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब सीधे मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे क्लास 10 में आप पढ़े हैं। अब ये जो इक्वेशन आया है m इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का जो इक्वेशन आया है, इसको यूज करते हुए एटम में आप ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। कोई भी एटम है उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऑलरेडी आपको जानकारी है इस बात की। तो एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आइए उसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट, नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसको म्यू एल वेक्टर से नोट कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एटम के लिए। एटॉमिक फिजिक्स में म्यू एल वेक्टर ये यूज करे जाते हैं ऑर्बिट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। आप चाहें तो एम भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम भी लोग लिखते हैं, कैपिटल एम भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, मना नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये भी बोलते हैं, घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो ये इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसमें हम ले रहे हैं एक एटम, ये न्यूक्लियस ले लिया हमने एटम का। अब इसमें ले रहे हैं एक ऑर्बिट, सेंटर में इसको रखते हुए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऑर्बिट यानी एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बट आप ड्रॉ करिएगा सर्कल। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो चार्ज होते हैं, जैसा कि आपको पता है Ze, जहाँ Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, E एक प्रोटॉन की चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो Z प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो Z इंटू E। हाइड्रोजन लाइक एटम हम लेने जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम आपने हो सकता है कि पढ़े हों पहले भी, अपना चैप्टर 12 आवेगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन सपोज कि ये रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट हो गया, ये एटम का ऑर्बिट है, ये कहीं पर इलेक्ट्रॉन को दिखा लें, मान लीजिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज नेगेटिव है। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m से डिनोट कर दें। अब ये मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बढ़िया से दिखा दें इसके पाथ को। अब वेलोसिटी जैसा कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अब तो सारी बात
वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होता है, दिखा दिया वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। नाउ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के रेडियस को r से डिनोट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर दे रहे हैं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे दिखा दिए हैं। दिस इज, थोड़ा इसको भी इशारा कर दें नीचे, दिस इज ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। सबसे पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, NIA फॉर्मूला जान गए हैं। ऑर्बिट तो 1 टर्न का होता है, 1 टर्न का होता है, तो m तो 1 है। यहाँ पर हमें करंट का पता लगाना है। तो 1 रिवोल्यूशन जब इलेक्ट्रॉन करेगा, एक बार जब फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर जब इलेक्ट्रॉन लगावेगा तो कितना करंट होगा ऑर्बिट में। तो पहले हम करंट निकाल लें। करंट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में करंट क्या होगा, तो दिस इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज अपॉन 1 रिवोल्यूशन का टाइम, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे टी की जरूरत है हमें, तो चलिए टी निकालते हैं। अब टी कैसे निकालें, बहुत आसान है, v इक्वल टू ओमेगा आर कर लीजिए। v इक्वल टू लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नाउ ओमेगा 2 पाई बाई टी कर लेंगे, ओमेगा को 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड कर लीजिए इनटू आर। अब यहाँ से टी निकल जाएगा हमें, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v। अब इसको हम पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो फिर करंट इन ऑर्बिट, चलिए इसको I से मेंशन कर लेते हैं, I से मेंशन कर लेते हैं, करंट I इन ऑर्बिट। तो फिर I इक्वेशन 1 से I इक्वल टू, करंट इक्वल टू E अपॉन T टाइम पीरियड, टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन v जाएंगे न्यूमरेटर में। इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन आए हैं जहां तहां पर, व्हाट इज करंट इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ नहीं, आराम से जो है निकाल लीजिए। पहले 1 रिवोल्यूशन का टाइम निकाल लीजिए, टाइम पीरियड निकाल लीजिए, ठीक है। ओमेगा की फॉर्मूला में आता है टाइम पीरियड, एंड सो v इक्वल टू ओमेगा आर करेंगे, टी निकलेगा, टी निकला तो फिर चार्ज बाय टाइम, 1 रिवोल्यूशन में चार्ज बाय टाइम कर लीजिए, करंट आ जाएंगे। अब ऑर्बिट का जो एरिया है, व्हाट इज एरिया ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का एरिया क्या होगा। तो बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में बोला गया है कि ऑर्बिट जो है एटम की, हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है। तो फिर एरिया ए ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट, सीधे ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। नाउ दिस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ऑफ द ऑर्बिट now mu subscript l, mu l equal to I into a। now I into a, ऑर्बिट 1 टर्न के हैं, फॉर्मूला जो लगा रहे हैं NIA, जो फॉर्मूला मिला है आपको टॉर्क निकालने के समय, वही फॉर्मूला लगना है। now अब I into a कर रहे हैं, I मालूम है हमें, I कितना है, EV अपॉन 2 पाई आर, EV अपॉन 2 पाई आर, एंड E कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई सॉल्व कर दिया, आर से एक आर सॉल्व कर दिया। नाउ म्यू एल इक्वल टू हाफ 1/2
ई वी आर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 इसको मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ ई वी आर, ठीक है। अब इसको हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, साथ में इसकी डायरेक्शन को देखना चाहेंगे। तो चलिए पहले इसके डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब इस समय एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम किधर लें? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम किधर लें? अपवर्ड लें या डाउनवर्ड लें, किधर लें हम? तो करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की मोशन है इधर, करंट का डायरेक्शन ये होगा हमारा, ठीक है। करंट के डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को फोल्ड करिए, कर्व करिए, देखिए थंब किधर जा रहा है। तो जैसे बाइट-सावर्ट लॉ में आप पढ़े हैं, करंट इन लूप की वजह से, कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना जो सीखे हैं, राइट हैंड थंब रूल, उससे पहले इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के, नेगेटिव चार्ज के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, थंब गया अंदर की तरफ। जिधर किसी लूप के करंट के वजह से, किसी लूप के करंट के वजह से जिधर होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में उस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। बेस्ट तरीका ये बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये जो लूप है, लूप की करंट, जो लूप का करंट है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, उसी डायरेक्शन में किस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एंड सो डाउनवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्रॉस से दिखा रहे हैं, साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है, म्यू एल। और आपको एक बात कंफर्म कर दे रहा हूं, सेम बात आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बुक्स, हैलिडे रेस्निक, एनसीईआरटी, सब में आपको यही बात दिखाई पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन थोड़ा मेंशन कर दें, डायरेक्शन लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ म्यू एल वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट की डायरेक्शन इज, लिखिए बोलता हूं, इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। अब एंगुलर मोमेंटम हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बोर्स मॉडल ऑफ एटम का रिश्ता जो है एंगुलर मोमेंटम से आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आप जान लेंगे क्या रिश्ता है एंगुलर मोमेंटम से, बोर्स मॉडल ऑफ एटम को कैसे क्या रिलेट किया गया है। आइए निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इसको मैं एल वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके एंगुलर मोमेंटम एल। पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो एम इंटू भी लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एम इंटू भी लीनियर मोमेंटम का लाइन, एम इंटू भी का लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एंड सो न्यूक्लियस को पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लीनियर मोमेंटम की लाइन एम भी के लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। लीनियर मोमेंटम के लाइन का पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर
इससे लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं, देन होता है एंगुलर मोमेंटम। अब डायरेक्शन, जैसा कि रोटेशनल मोशन में पढ़े हैं, रोटेशन के डायरेक्शन में जब राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं तो थंब बताता है एंगुलर वेक्टर्स की डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखना है तो रोटेशन की डायरेक्शन में, टॉर्क का डायरेक्शन देखना है तो रोटेशन की डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ के फिंगर को फोल्ड करिए। ठीक है, रोटेशन के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कोई रोटेट करता है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर, राइट हैंड फिंगर दाहिने हाथ के फिंगर को फोल्ड करा, मोड़ा, देन थंब सीधा इरेक्ट, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेक्टर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो फिर मेंशन कर दीजिए डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, लिखिए बोल रहा हूं, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अपवर्ड। चलिए ये मिल गया हमें डायरेक्शन। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकाल कर देखिए क्या मिलता है। ठीक है, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, म्यू एल अपॉन एल। नाउ दिस इक्वल टू हाफ ई भी आर अपॉन एम भी आर। भी आर कैंसल हो गया। नाउ ये हो गया म्यू एल अपॉन एल, म्यू एल सबस्क्रिप्ट एल, म्यू में सबस्क्रिप्ट एल नीचे करके लिखना है, अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m। अब ये जो आया है इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें ई का वैल्यू तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक नाम है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये रोटेशन का प्रॉपर्टी है। एंड सो इस रेशियो को एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, लिख लीजिए, where म्यू एल अपॉन एल म्यू एल अपॉन एल, लिख लीजिए, where म्यू एल अपॉन एल is called gyromagnetic ratio for one electron। और आप इसका यदि वैल्यू रख दें, ई का वैल्यू रख दें, एम का यदि वैल्यू रख दें, तो फिर ये आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू, its magnitude is 8.8 10 to the power 10। और जो यूनिट होगा चार्ज बाय मास का यूनिट, तो चार्ज के लिए कूलम, 10 to the power 10 कूलम पर केजी। जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इसका वैल्यू, इसको याद रखिएगा, म्यू एल बाई एल एक इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज बाई मास यहाँ पर 2m, मास इलेक्ट्रॉन का रखिए, अपने आप ये निकल आवेगा 8.8 10 to the power 10। ठीक है, कूलम पर केजी। अब यहाँ से जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उस पर हम बात करेंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा गया है, चलिए मेंशन करिए, बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर momentum, Bohr's quantization condition of angular momentum in H atom। अब जो H एटम में बोला गया, हाइड्रोजन एटम, H एटम हाइड्रोजन एटम में बोला गया, सेम बात हाइड्रोजन लाइक एटम में है।
तो इसका कहना है कि L एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज n h अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे जो n है, where n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। अब ये जो n है इसको एटम में, एटॉमिक फिजिक्स में जब चलेंगे तो इसको ऑर्बिट नंबर बोलेंगे। अभी फिलहाल इसको नेचुरल नंबर बोल देते हैं। चलिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत तो चैप्टर 12 में आपको आएगा ही आएगा। ऑर्बिट नंबर, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 n इक्वल टू 1, ऑर्बिट नंबर 2 n इक्वल टू 2, इस तरह से लेंगे। अब h, जो h है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में दिए जाते हैं 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। में वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में दिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे एल मिनिमम को लेकर बात करेंगे। तो जब एल मिनिमम हमें चाहिए, यानी मिनिमम एंगुलर मोमेंटम यदि हमें चाहिए, तो उसके लिए एन को लेंगे हम 1, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो जब एन होगा मिनिमम, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 लेंगे जब हम, तो एल का वैल्यू होगा मिनिमम। मेंशन कर दिए फॉर मिनिमम एल, यानी मिनिमम एंगुलर मोमेंटम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 इज ऑल्सो मिनिमम। MIN लिख दिया मैंने, मिनिमम। तो फिर यहाँ पर कितना होगा एल मिनिमम की वैल्यू? एल मिनिमम की वैल्यू निकाल लें हम लोग इक्वेशन 6 से। देन इक्वेशन 6 से एल मिनिमम इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, ये हो गया मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। अब इक्वेशन 5 में आइए, फिर इक्वेशन 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई अब ले रहे हैं यहाँ से। तो बाई इक्वेशन 5 म्यू एल इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया हमने। अब एक बार इसको वेक्टर फॉर्म में पहले मैं लिखता हूँ। चलिए वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखे हैं? तो वेक्टर फॉर्म में यदि इसको लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन हमें देना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा म्यू एल वेक्टर किधर है, इनवर्ड द पेपर, एल वेक्टर किधर है, आउटवर्ड द पेपर। तो मेंशन कर दीजिए नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डायरेक्शंस ऑफ म्यू एल वेक्टर एंड एल वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब इनके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं म्यू एल, यानी मॉडुलस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन 5 से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो थोड़ा इस इक्वेशन का भी हम नेमिंग कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल लीजिए। थोड़ी इस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है, 12वीं के बच्चे आप लोग हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में जो है 1 मार्कर क्वेश्चन सब आते हैं। चलिए तो अब म्यू एल का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो दिस इक्वल टू E बाई 2m इंटू एल, मैग्नीट्यूड ले लिया इक्वेशन 5 से। सोचिए या यहाँ से ये मॉडुलस ले लिया हमने, दोनों तरफ मॉडुलस इज पॉजिटिव। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं म्यू एल, और इसमें अब हम लगा रहे हैं मिनिमम, म्यू एल का मिनिमम वैल्यू E अपॉन 2m, एल का मिनिमम वैल्यू। अब देखिए एल का जो मिनिमम वैल्यू है इसको यूज कर देंगे अब हम। तो एल की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम होगा तो एल मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो एल की मिनिमम वैल्यू कितना? h अपॉन 2 पाई, यहाँ से रख लिया हमने म्यू एल की मिनिमम वैल्यू, एल का मिनिमम वैल्यू रख दिया। अब देखिए कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। अब फिर से आ रहा है ये कांस्टेंट, ठीक है, अगेन ये कांस्टेंट आ रहा है।
अब ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं, नाउ दिस कांस्टेंट, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये हो गया। चलिए एक बार लिख लेते हैं, म्यू एल का मिनिमम वैल्यू ये मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब इस टर्म का यदि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, सबका वैल्यू रख करके यदि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो लिख लीजिए इट्स मैग्नीट्यूड इज 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट जान चुके हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड सो यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसका नाम है बोर मैग्नेटन, जो ये है म्यू एल मिनिमम, तो नाम लिख दें, म्यू एल मिनिमम is called बोर मैग्नेटन। अब बोर मैग्नेटन क्या है, गौर से समझ लीजिए एक बार और। ये जो बोर मैग्नेटन है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसका, एक ऑर्बिट का, और ऑर्बिट का नंबर क्या लिए हैं इस समय हम लोग, 1 लिए हैं, n इक्वल टू क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, एंड सो दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोर मैग्नेटन इज मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए लिख लीजिए इसको, मैं बोलता हूं, इसको लिखिए, बोर मैग्नेटन is the minimum magnetic dipole moment of first orbit of H atom with 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम की कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम से मदद लिए हैं, एंड सो यहाँ पर H एटम मेंशन कर देंगे तो बोर मैग्नेटन इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 लिए हैं, फर्स्ट ऑर्बिट लिए हैं, तो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में विथ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो उस समय हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को करेंगे, फिर आमीटर वोल्टमीटर आगे काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।